हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव भूगोल के विकास के बारे में बातचीत करेंगे या मानव भूगोल के उपागम के बारे में बातचीत करेंगे। 6 उपागम है, उसको आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल की इन अवस्थाओं की, उपागम की या मानव भूगोल के विकास की। तो इसके 6 है, ध्यान रखना। अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण का, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं अन्वेषण और विवरण का काल। अन्वेषण और विवरण का टाइम पीरियड याद रखना, आरंभिक उपनिवेश युग। देखो, आरंभिक उपनिवेश युग की बात करता हूँ। क्या होता है, जो उपनिवेश का काल है ना, वो 15वीं से लेकर 20वीं सदी के बीच का काल माना जाता है। ध्यान रखना, 15वीं से 20वीं सदी के बीच। आपको पता है, इस समय बाद उपनिवेश का दौर था। उपनिवेश का काल, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश के बारे में आपको समझना है। क्या होता है उपनिवेश की डेफिनेशन, क्या होती है अपने आप में। ऐसे तो हम कहते हैं कि उपनिवेश का मतलब होता है किसी भी देश को गुलाम बनाना, लेकिन उपनिवेश इसे कहा जाता है किसी भी देश पर राजनीतिक व आर्थिक रूप से नियंत्रण करना। उस देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से नियंत्रण करना। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से नियंत्रण किसी भी देश पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक रूप से नियंत्रण करना क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। ये काल कब से स्टार्ट था, 15 से लेकर 20वीं सदी के बीच का। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे भारत की उस समय खोज की गई थी, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। वो यूरोपीय देशों द्वारा विश्व के अलग अलग स्थानों पर जाकर खोज का दौर शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत क्या है, इसमें साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने कौन सी, एक तो साम्राज्यवादी विस्तार के कारण और एक व्यापारिक रुचियों ने। आपको शायद पता है, भारत की खोज किस उद्देश्य से की गई थी, व्यापार के उद्देश्य से की थी। प्रारंभिक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। बाद में तो उसने भारत पर कब्जा ही कर लिया था। नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित किया गया था। इस क्षेत्र का विश्वकोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अब इसके साथ, खोज के साथ बहुत सारे भूगोलवेता भी आए थे। हम कह सकते हैं भूगोल का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रखा था, तो अलग अलग उनके जो भी विवरण है उसको प्रस्तुत किया गया था। तो पहला ध्यान रखना। दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। ध्यान रखना, दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। इसका समय उत्तर उपनिवेश काल। ध्यान रखना, किसके अंदर, उत्तर उपनिवेश काल के अंतर्गत है। देखो, इस प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन करना, यानी सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग है और सभी प्रदेशों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी के प्रत्येक प्रदेश का विस्तृत रूप से अध्ययन करना। एक अलग अलग भागों में डिवाइड करके भी उसको प्रदेश का क्या किया जा सकता है, अध्ययन। जैसे हम, आपने पढ़ा होगा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बारे में और रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बारे में। तो वही है, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रादेशिक विश्लेषण की बात कर रहा है। अगला है क्षेत्रीय विभेदन। ये जो टाइम पीरियड है, यह है अंतरयुद्ध के काल में। अंतरयुद्ध की अवधि है कि 20 से लेकर 1930 के दशक। अंतरयुद्ध का मतलब आपको पता है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और 1939 से लेकर 44 के बीच में कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, दशक के बीच के अंतर्गत, यानी पहले उसके बाद में और उससे इन बीच टाइम पीरियड के बीच के कारण बात कर रहे हैं कि उस समय, क्योंकि इस समय तो किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित हो है कि सारा विश्व युद्ध में उलझे हुए थे पूरी दुनिया। तो इसका लक्षण प्रदेशों की विभिन्नता का अध्ययन करना तथा विलक्षणों की पहचान करना, कि कौन कौन सी से प्रदेशों में किस किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, उनका अध्ययन करना, कौन कौन से विलक्षण है उनकी पहचान करना है। अगला है स्थानिक संगठन। इसका जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखना, वो 1950 के अंतिम दशक से 1960 के अंतिम दशक के बीच में रहा था। यानी जैसे इस टाइम पीरियड में कह सकते हैं तो विभिन्न देशों में जो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत। तो इसमें क्या, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता था, भौतिक नियमों का उपयोग किया जाता था, और मानवीय क्रिया का मानचित्रीकरण, यानी किसी भी प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां होगी उसको मानचित्र के माध्यम से करना। देखो, अगला है आमूलवादी, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी का उद्देश्य। देखो, इसका मतलब क्या है, ये विचारधारा क्यों आई,
इसने कहा हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, 18वीं सदी में इसका विकास हो रखा था, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, जर्मनी और फ्रांस के बारे में उस समय। तो कहा कि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो मानव की संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए, भौतिक और मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भौतिकी नियम सिद्धांतों के बारे में बातचीत कर रही है, मानव का तो किसी भी प्रकार का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में विचारधारा आई, हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, विकास के क्रम में 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ 1970 के दशक में। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, फिर भी देख लो। इसमें ध्यान रखना, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधारा का जन्म हुआ। ध्यान रखना, कितनी 3 नई विचारधारा, मानवतावादी, आमूलवादी जो रेडिकल है, और व्यवहारवादी है। ध्यान रखना, इन विचारधारा के उदय ने मानव भूगोल को सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना दिया था। ध्यान रखना, सामाजिक और राजनीतिक। लास्ट है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। इसका जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखना, समय 1990 के दशक का है। ध्यान रखना, लक्षण वृद्धि, सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करना, सिद्धांतों की आलोचना करना, और सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो स्थानिक संदर्भ की समझ पर जोर दिया गया है। क्या इसका तात्पर्य है कि जितने भी सिद्धांत है, मानवीय दशाओं की व्याख्या है, उन सिद्धांतों की उसने आलोचना की है कि मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, स्थानिक संदर्भ की समझ का होना चाहिए। लोकल स्तर पर जो बॉडीज है उनके बारे में आपको इसका समझ होनी, विकसित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, हम 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।